जय हिंद दोस्तों। हम लोग का कंप्रेसर और गैस टरबाइन का हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन चल रहा था, पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 40 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। 41 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। और आज देखेंगे कुछ बहुत ही मज़ेदार सवाल, है ना, जो कि रिलेटेड होगा आपका मल्टी स्टेज कंप्रेसर से। और उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इंटरकूलर यूज करेंगे तो हम लोग का क्या कंडीशंस होगा, क्या हम लोग का रिजल्ट आएगा उससे, वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक, और उसका कुछ इफिशियंसी के बारे में भी देखेंगे। आज भी हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स में, है ना, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। चलिए आइए 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, द एजम्पशन मेड इन टू स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलर इज दैट। टू स्टेज कंप्रेशन में इंटरकूलर यूज कर, हमेशा देखिए इंटरकूलर को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग 2 स्टेज में यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हम लोग का जो है कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा रखना है ना ही कम रखना है। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हम लोग को रखना है उसका टेम्परेचर, जो कि हम लोग को पहले मिला था, ताकि फिर जो है उसका जो है जब भी लो प्रेशर सिलेंडर में जाकर, जब लो प्रेशर से जब हम लोग का हाई प्रेशर सिलेंडर में जाए तो वहाँ जो है पहले तो हम लोग का लो प्रेशर में जब कंप्रेशन हुआ था उस टाइम टेम्परेचर तो बढ़ा रहता है, अगर फिर से कंप्रेशन होगा तो हम लोग का और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि हम लोग का जो है, जो कि वर्क रिक्वायरमेंट है, जो भी किसी चीज़ में यूज कर रहे हैं, स्प्रे में यूज कर रहे हैं या फिर न्यूमेटिक ड्रिल में यूज कर रहे हैं, वो दिक्कतें आएंगी। इसलिए हम लोग वहाँ पे इंटरकूलर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है क्या क्या एजम्पशन जो है हम लोग टू स्टेज कंप्रेशन इंटरकूलर के साथ देखेंगे। तो पहला जो हम लोग का एजम्पशन है कि देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन द इंटरकूलर। मैंने बोला इंटरकूलर में प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर का हम लोग का क्या होगा, टेम्परेचर जो हम लोग सिर्फ रिड्यूस करते हैं उसका। द कंप्रेसर इन बोथ द सिलेंडर इज पॉलीट्रोपिक। दोनों सिलेंडर में, लो प्रेशर सिलेंडर और हाई प्रेशर सिलेंडर, दोनों में जो है प्रेशर जो हम लोग का पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन होगा। द सक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सक्शन और डिलीवरी एयर जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ये डी नंबर जो हम लोग का ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक, हम लोग का ये किस कंडीशन के लिए था, 2 स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलर का। नेक्स्ट 42 नंबर, वर्क डन पूछा गया है 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का विथ इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग और कंप्लीट इंटरकूलिंग अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। चलिए पहले यहाँ पे वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन जो होता है ये फर्स्ट नंबर वाला होगा, करेक्ट उत्तर है इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग के लिए, है ना। n by n minus 1 into p1 v1 p2 by p1 to the power n minus 1 by n minus 1 plus n by n minus 1 into p2 v2 p3 by p2 n minus 1 by n minus 1। ये हम लोग का लो प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर सिलेंडर के लिए। अगर हम लोग का कंप्लीट इंटरकूलिंग के लिए बोले, यहाँ पर इनकम्प्लीट बोला है, अगर कंप्लीट इंटरकूलिंग के लिए बोले तो ये बी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वही होगा, वर्क डन बाय 2 स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए हम लोग का बी नंबर वाला जो है करेक्ट उत्तर होगा, n by n minus 1 into p1 v1 p2 v2 into the power n minus 1 by n plus p3 by p2 into n minus 1 by n minus 2, है ना। यहाँ पे डिराइवेशन हम लोग को, आप लोग को पता है, याद नहीं रखना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में परफेक्ट इंटरकूलिंग के साथ और इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग क्या होता है, वो चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का एलपी सिलेंडर है, लो प्रेशर सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा हम लोग का इंटरकूलर के पास। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इंटरकूलर के पास। ये फिर इंटरकूलर का जो है ये हम लोग कहाँ पे जाएगा, ये हाई प्रेशर सिलेंडर में जाएगा। कहाँ जाएगा, एचपी सिलेंडर, हाई प्रेशर सिलेंडर में। ठीक, ये चीज अब यहाँ से जो डिलीवरी जब भी जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ हम लोग भेजेंगे। यहाँ देखते हैं लो प्रेशर सिलेंडर से पहले देखते हैं, जब यहाँ कंप्रेस होकर के जाएगा पहले इसका टेम्परेचर, इसका पहले अगर टेम्परेचर हम लोग देखें तो T1 था और प्रेशर हम लोग का P1 था। ठीक, T1 था और कुछ हम लोग का प्रेशर जो है P1 होगा। अब यहाँ से जब कंप्रेस होकर के यहाँ पे गया है तो हम लोग का टेम्परेचर कुछ T2 हो जाएगा और प्रेशर कुछ P2 हो जाएगा। ठीक, यही टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये इंटरकूलर है हम लोग का, इंप्लीमेंट हम लोगों ने किया है, ये इंटरकूलर हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक, ये यहाँ पर इंटरकूलर हम लोग लगाए हुए हैं। जब यहाँ से हम लोग का जब निकलेगा
तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर तो हम लोग कांस्टेंट रहेगा, P2 ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस होकर के आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर हम लोग कांस्टेंट होगा हम लोग का इंटरकूलर के केस में, लेकिन यहाँ पे जो है टेम्परेचर कुछ रिड्यूस होकर के आएगा। मान लेते हैं जो टेम्परेचर रिड्यूस्ड है वो T3 है, जो टेम्परेचर रिड्यूस होकर के आएगा वो T3 है। ठीक, ये अब जाएगा हाई प्रेशर सिलेंडर में, तो जो हाई प्रेशर सिलेंडर में बनेगा मिलेगा वो हम लोग का प्रेशर जो मिलेगा वो P3 मिलेगा, और जो टेम्परेचर मिलेगा वो कुल T4 होगा। ठीक, तो ये चीज़ देखिए आप, मैंने यहाँ क्या बोला कि जो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर था एट द इनटेक ऑफ द कंप्रेसर में, लो प्रेशर सिलेंडर में यहाँ पर कंप्रेस होकर गया है, T2 P2 हो गया टेम्परेचर और प्रेशर, और इंटरकूलर में गया है तो हम लोग का प्रेशर कांस्टेंट रहा है। देख रहे हैं प्रेशर P2 था, P2 ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है रिड्यूस हुआ है, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर फिर हम लोग का बढ़ा हाई प्रेशर सिलेंडर में। ठीक, तो इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग और कंप्लीट इंटरकूलिंग किसको कहते हैं, ये देखिए। कंप्लीट इंटरकूलिंग को हम लोग परफेक्ट इंटरकूलिंग बोलते हैं। पहले बात आते हैं कंप्लीट कूलिंग इंटरकूलर के अंदर। कंप्लीट इंटरकूलर ये बोलता है कि जो भी हम लोग का टेम्परेचर जो दिया गया था इंटरकूलर के दौरान, जो भी टेम्परेचर दिया गया था, मान लेते हैं जो T1 ये दिया गया था, ये मान लेते हैं T2 यहाँ से गया है, तो जो भी हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग का जो मिल रहा है एट द HP सिलेंडर में जो टेम्परेचर, जो HP सिलेंडर में जो टेम्परेचर मिल रहा है, अगर वही टेम्परेचर हम लोग को मिल रहा है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अगर इक्वल होगा एट द इनटेक और एट द डिलीवरी के टाइम, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट या परफेक्ट इंटरकूलिंग। मतलब टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो फिर हम लोग इंटरकूलर का मतलब ही क्या। लेकिन इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग में क्या होता है, इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग में होगा क्या कि जो टेम्परेचर हम लोग को मिलेगा इनटेक ऑफ द LP सिलेंडर और डिलीवरी ऑफ द HP सिलेंडर में हम लोग का ज़्यादा होता है। लो प्रेशर सिलेंडर के तुलना में, हम लोग का हाई प्रेशर सिलेंडर के तुलना में हम लोग का टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। और कंप्लीट या परफेक्ट इंटरकूलिंग में क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर हम लोग का सेम रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंटरकूलर को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो करेक्ट है इसमें, देखिए इसमें जो बी नंबर है, बी नंबर जो मैंने बताया था आपको कि कंप्रेसर का जो इफिशियंसी है, कंप्रेशन रेशियो का जो कंप्रेसर का जो कंप्रेशन रेशियो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये हम लोग का करेक्ट उत्तर है। ठीक, आइए नेक्स्ट 45 नंबर। इन अ 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विथ इंटरकूलर द अमाउंट ऑफ वर्क सेव्ड विथ इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग इज डैश दैट इन केस ऑफ कंप्लीट इंटरकूलिंग। अब पूछ रहा है इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग और कंप्लीट इंटरकूलिंग के केस में पूछा है कि टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो इंटरकूलर के साथ हम लोग किए हैं, जो अमाउंट ऑफ वर्क सेव हो रहा है इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग के दौरान, इनकम्प्लीट, हाँ, तो वो हम लोग का ज़्यादा होगा या कम होगा, वो हम लोग किसके कंपेरिजन में, कंप्लीट सिलेंडर, कंप्लीट कंप्रेसर के, कंप्लीट इंटरकूलिंग के तुलना में। तो हमेशा जो है इनकम्प्लीट जो है हम लोग का लेस वर्क सेव होगा एज कंपेयर टू हम लोग का कंप्लीट इंटरकूलिंग या फिर परफेक्ट इंटरकूलिंग बोल सकते हैं। 46 when the temperature of air leaving the intercooler in a 2-stage compression ratio with intercooler is dash the original atmospheric air temperature, then the intercooler is known as perfect और complete intercooling। यही चीज मैंने बताया था यहाँ पर यही चीज मैंने बताया था, जो भी हम लोग का यहाँ से हम लोग का टेम्परेचर जो छोड़ रहे हैं और जो टेम्परेचर यहाँ जो हम लोग का मिल रहा है, दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं कंप्लीट या फिर परफेक्ट इंटरकूलिंग। कंप्लीट या फिर परफेक्ट इंटरकूलिंग, तभी हम लोग उसको बोलेंगे। आए नेक्स्ट 47 मैच कर रहे हैं बोल रहा है। ये मैच वाला जो है ना, मैच वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब रहता है। ठीक, इसको कभी भी स्किप मत कीजिए, इसको बढ़िया तरीके से कीजिए, ताकि जो पिछले जो अभी आप क्वेश्चन किए हैं ना, वो जो है 5-6 क्वेश्चन आपका जो है एक साथ जो है कवर हो जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। ए नंबर क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो भी आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर मिल रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्चार्ज प्रेशर। ये ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग ने देख लिया है। द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, जो भी वॉल्यूम एयर डिलीवर हो रहा है कंप्रेसर के द्वारा, उसको लोग बोल रहे थे कंप्रेसर कैपेसिटी। ये बी नंबर, कंप्रेसर कैपेसिटी। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक, तो वो हम लोग का स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हम लोग का स्वेप्ट वॉल्यूम। एक लास्ट जो बच गया द रेशियो वर्क डन पर साइकिल
टू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो वर्क डन पर साइकिल टू स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग क्या हो रहा था, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये डी नंबर है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। ये सब चीज चारों हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है, तो इसका जो है सिर्फ समरी एक तरह से आप बोल सकते हैं। इंटरकूलर इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज डन। अब बोल रहा है मल्टी स्टेज कंप्रेसर में हम लोग इंटरकूलर का यूज क्यों करते हैं, है ना, क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग मल्टी स्टेज सिलेंडर में इंटरकूलर को, है ना। तो इसलिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि उसका वर्क का कंप्रेशन जो हम लोग का मिनिमाइज करने के लिए, कंप्रेशन जो कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस किया जा रहा है उसका वर्क को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो है मल्टी स्टेज कंप्रेसर में हम लोग जो है इंटरकूलर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो डी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा 48 का। 49 मैक्सिमम वर्क इज सेव्ड इन अ टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विथ इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ क्या बोला था, इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग में क्या होगा, हम लोग का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, तो वर्क कैसे सेव होगा ये बताइए आप। कंप्लीट इंटरकूलिंग में सेव होगा चूंकि हम लोग का टेम्परेचर कम मिल रहा है, तो हाई प्रेशर सिलेंडर के द्वारा हम लोग का वर्क डन कम करना पड़ेगा कंप्रेसर के द्वारा। बात आप लोग समझ रहे हैं, जब हम लोग का टेम्परेचर जब हाई मिलेगा तो वर्क डन हम लोग का कैसे सेव होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है कि हम लोग का जो है टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इनकम्प्लीट इंटरकूलर के साथ हम लोग का जो है मैक्सिमम वर्क सेवेज नहीं होगा। ठीक, मैक्सिमम वर्क सेव्ड नहीं होगा। अगर कंप्लीट इंटरकूलिंग बोलता या परफेक्ट इंटरकूलिंग बोलता तो ये हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट होता। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, द इंटरकूलर प्रेशर फॉर मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज गिवन बाय, तो सिंपली इसका ध्यान रखना P2 इक्वल टू अंडर रूट P1 इंटू P3, P2 इक्वल टू P1 इंटू P3, जहां हम लोग का P1 जो है हम लोग का इनटेक प्रेशर है, P1 क्या है हम लोग का इनटेक प्रेशर है, P2 क्या है हम लोग का इंटरकूलर प्रेशर है, और P3 हम लोग का क्या हो जाएगा डिलीवरी प्रेशर। P3 क्या हो जाएगा डिलीवरी प्रेशर, ठीक, डिलीवरी प्रेशर ये चीज हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट P1 इंटू P3, जो ही मैक्सिमम वर्क रिक्वायर होगा इससे हम लोग निकाल सकते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलर के साथ, ये ध्यान देना है आपको। फॉर मिनिमम वर्क इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन द वर्क डन ऑन ऑल स्टेज शुड बी इक्वल, तो करेक्ट है। मिनिमम वर्क के लिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन में हम लोग का जो है सभी स्टेजेस पर जो है वर्क डन इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग का जो है मिनिमम वर्क संभव हो सकता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर के दौरान। आइए नेक्स्ट, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर बोला है, कौन सा फॉर्मूला के द्वारा वर्क डन जो रिक्वायर है हम लोग जो है कंप्रेसर में निकाल सकते हैं इंटरकूलर के साथ। तो ये हम लोग का यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, यहाँ पर इन सभी फॉर्मूला से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं कोई भी कंप्रेसर के द्वारा। क्या है, ए नंबर 2n by n minus 1 P1 V1 P2 by P1 to the power n minus 1 by n minus 1, बी नंबर 2n by n minus 1 P1 V1 to the power P3 by P1 n minus 1 by n minus 1। यहाँ पे क्या P2 by P1 या P3 by P1, ये लो प्रेशर सिलेंडर के लिए है, ये हाई प्रेशर सिलेंडर के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या है प्रेशर का चेंज कर दिया है, ये हम लोग का क्या है P1 से P2 गया है, मतलब लो प्रेशर सिलेंडर के लिए। अब P2 जाएगा, वही प्रेशर हम लोग किस में जाता है हाई प्रेशर सिलेंडर में, जो कि इंटरकूलर जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा P2 जगह पे यहाँ पे P3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या तीसरा नंबर है क्या होगा 2 इंटू वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज, है ना। वर्क रिक्वायर्ड ईच स्टेज के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे 2 है, अगर सिंगल स्टेज के लिए होता सिर्फ n by n minus 1 हो जाता, तो ट्वाइस ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज। तो ये हम लोग का तीनों जो है हम लोग का, इससे हम लोग वर्क रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर के टर्म में। नेक्स्ट आइए 53 नंबर, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर 3 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज डैश द वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए 2 इंटू वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज। अब यहाँ पर 3 स्टेज के लिए बोला है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 3 स्टेज बोला है 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 स्टेज बोला है 2 टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है द टोटल हीट रिजेक्टेड इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन पर केजी ऑफ एयर एंड हीट रिजेक्टेड इन द इंटरकूलर पर केजी ऑफ एयर। तो ये करेक्ट है,
ये हम लोग का टोटल हीट रिजेक्टेड बोला गया है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में कि किसके बराबर होगा, तो वो हम लोग का होता है सम ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन और जो हीट रिजेक्टेड हुआ है ड्यूरिंग इंटरकूलर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, टोटल हीट रिजेक्टेड इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ठीक, आइए नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर जो पूछा गया है हम लोग का यहाँ पे पूछा है कंप्लीट इंटरकूलिंग के लिए। कंप्लीट इंटरकूलिंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है रेशियो ऑफ सिलेंडर डायमीटर फॉर अ सिंगल, मतलब दोनों अगर D1 D2 जो है D1 D2 D1 हम लोग का लो प्रेशर सिलेंडर का डायमीटर है और D2 हम लोग का हाई प्रेशर सिलेंडर का है, तो दोनों का रेशियो होगा कंप्लीट इंटरकूलिंग के साथ हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लिया जाए। इफ P1 इज द प्रेशर ऑफ एयर एंटरिंग द लो प्रेशर सिलेंडर, जैसा कि मैंने बताया था P2 इज द प्रेशर एयर लिविंग द लो प्रेशर सिलेंडर और इंटरकूलर प्रेशर, देन द रेशियो ऑफ सिलेंडर डायमीटर फॉर अ सिंगल स्टेज टू एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद कंप्लीट इंटरकूलिंग या फिर परफेक्ट इंटरकूलिंग बोल सकते हैं, इज गिवन बाय, तो D1 बाई D2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट P2 बाई P1। D1 बाई D2 इक्वल टू रेशियो ऑफ डायमीटर जो होगा दोनों का अंडर रूट में निकल के जो भी रेशियो होगा P2 बाई P1 का, जो C नंबर है हम लोग का करेक्ट होता है। C नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा D1 बाई D2 इक्वल टू P2 बाई P1 अंडर रूट के साथ में, किसके साथ, अंडर रूट के साथ। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर वही चीज पूछा है कंप्लीट इंटरकूलिंग के साथ में, लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछा है सिंगल एक्टिंग के केस में। रेशियो पूछा है यहाँ पर सिंगल एक्टिंग केस में, तो यहाँ पे सिंगल एक्टिंग केस में D1 बाई D2 इक्वल टू P3 बाई P1 टू द पावर 1 बाई 4, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप D1 बाई D2 इक्वल टू 4 रूट ऑफ P3 अपॉन P1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। सेपरेटर्स आर जनरली यूज्ड इन कंप्रेसर इंस्टॉलेशन। सेपरेटर यूज किया जाता है कंप्रेसर इंस्टॉलेशन में, क्यों, मतलब क्यों नहीं बोला है यहाँ पे, मतलब कहाँ इंस्टॉल किया जाता है वो पूछा। तो इसको इंस्टॉल करते हैं जनरली हम लोग बिटवीन द आफ्टर कूलर एंड रिसीवर, आफ्टर कूलर के बाद और रिसीवर कूलर के पहले, या तो बोल सकते हैं आफ्टर कूलर और रिसीवर के बीच में। कभी कभी जो अगर मतलब कि ऑप्शन अगर चेंज करना चाहे तो लिख सकता है आफ्टर कूलर या फिर बिफोर रिसीवर, तो दोनों चीज बोल सकते, तीनों चीज हो सकता है, बिटवीन द आफ्टर कूलर एंड रिसीवर या आफ्टर द आफ्टर कूलर या बिफोर द रिसीवर, तीनों चीज हो सकता है। हम लोग सेपरेटर को कहाँ इंस्टॉल करते हैं। A receiver in compressor installation is used to damp pressure wave in compressor discharge, करेक्ट है। रिसीवर हम लोग क्या करता है कंप्रेसर में, क्यों इंस्टॉल करते हैं, जो भी हम लोग का प्रेशर वेव बन रहा है, जो भी हम लोग का प्रेशर वेव बन रहा है कंप्रेसर में, उसको डैम्प करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग रिसीवर का यूज करते हैं। एंड आफ्टर कूलर इज यूज टू, अब देखिए आफ्टर कूलर का क्यों यूज करते हैं, इंटरकूलर का हम लोग क्यों यूज कर रहे थे। इंटरकूलर और आफ्टर कूलर में बहुत ही अंतर है ना, बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। इंटरकूलर यूज कर रहे थे हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए और जहाँ की हम लोग का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा था, लेकिन आफ्टर कूलर हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम लोग का मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर को और जो उसका वाइल वेपर है, वाइल वेपर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, टू काउज द मॉइस्चर एंड वाइल वेपर टू ड्रॉप आउट। ठीक, सी नंबर जो सा करेक्ट उत्तर होगा। तो आफ्टर कूलर और इंटर कूलर में ध्यान से हम लोग क्वेश्चन टिक कीजिएगा, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाएगा बात। तो आफ्टर कूलर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टू काउज मॉइस्चर एंड वाइल वेपर टू ड्रॉप आउट। The perfect intercooling, 60 number question, the perfect intercooling in multi-stage compression means that the temperature of air at the inlet or subsequent stage is equal to the initial temperature। अब बोला है क्या परफेक्ट इंटरकूलिंग में, मैंने बताया आप लोगों को टेम्परेचर बराबर होता है, लेकिन किस में बराबर पूछ रहा है ये देखना है। टेम्परेचर ऑफ द एयर एट इनलेट टू सब्सिक्वेंट स्टेज इक्वल टू द इनिशियल टेम्परेचर। बोल रहा है टेम्परेचर इनलेट टू सब्सिक्वेंट स्टेज, मतलब अगर यहाँ देखें, अगर यहाँ बात कर लें, ये पूछा है ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये इंटरकूलर, ठीक, ये इस तरह से हम लोग का जा रहा है। ये हम लोग का टेम्परेचर यहाँ पर अगर T1 है, यहाँ पर T1 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता था हम लोग का T2, यहाँ पर टेम्परेचर रिड्यूस होना चाहिए तो T2 हो जाएगा, यहाँ हो जा रहा था T3, ठीक। तो बोल रहा है क्या टेम्परेचर जो है इनलेट पे सब्सिक्वेंट स्टेज है, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर, यही तो दोनों इनलेट है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे कर दीजिए आप, यहाँ पे T इनिशियल कर दे रहा हूँ, T इनिशियल, ठीक।
तो यहाँ का जो मतलब कि इनलेट जो है टी इनिशियल और इसका जो इनलेट है T2 हाई प्रेशर सिलेंडर जा रहा है, दोनों का जो है टेम्परेचर इक्वल हुआ क्या इनिशियल के टाइम में। ये पूछा है मल्टी स्टेज में परफेक्ट इंटरकूलिंग के दौरान, तो मैंने बताया था वो करेक्ट होगा। इसीलिए तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग इंटरकूलर का यूज कर रहे हैं। इंटरकूलर का यूज तो हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं कि प्रेशर हम लोग का रिड्यूस ना हो, हम लोग का टेम्परेचर रिड्यूस हो। तो जो हम लोग का इनिशियल जो हम लोग का टेम्परेचर होगा इनलेट के टाइम में सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। 61 द परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंप्रेसर। द परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंप्रेसर एट हाई अल्टीट्यूड विल बी डैश एज कंपेयर टू दैट एट सी लेवल। हाई अल्टीट्यूड के तुलना में सी लेवल के हाई अल्टीट्यूड और सी लेवल के तुलना में हम लोग का कंप्रेसर का परफॉर्मेंस किस में बेहतर रहेगा। तो किस में बेहतर रहता है, हम लोग का सी लेवल में हम लोग का बेहतर रहता है हम हाई अल्टीट्यूड के तुलना में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, लोअर हो जाएगा। ठीक, हाई अल्टीट्यूड में हम लोग का जो है लोअर होगा एज कंपेयर टू सी लेवल। 61 का बी नंबर करेक्ट है। अ कंप्रेसर एट हाई अल्टीट्यूड विल रिक्वायर डैश पावर। अब देखिए, चूंकि हम लोग का जैसा कि हम लोगों ने देखा है यहाँ पर स्टेटमेंट क्या देखा पिछले क्वेश्चन में कि हम लोग अगर परफॉर्मेंस जो है लोअर है हाई अल्टीट्यूड के केस में, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे जो रिक्वायर होगा कंप्रेसर का वो कम होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड इन अ मीडियम कैपेसिटी एयर कंप्रेसर पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर होता है हम लोग 0.152 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से लिया यहाँ पे, वो देखना है यूनिट। ठीक, प्रेशर पूछा है इन हाई प्रेशर कंप्रेसर द डिलीवरी प्रेशर इज, तो 8 से 10 बार। हाई प्रेशर कंप्रेसर हम लोग का डिलीवरी प्रेशर जो होगा 8 से 10 बार होगा। 65 फॉर मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस एंड डिलीवर अ क्वांटिटी ऑफ एयर बाय मल्टी स्टेज कंप्रेशन, है ना। बोल रहा है मिनिमम वर्क रिक्वायर के लिए जब कंप्रेशन हो और डिलीवर क्वांटिटी करा मल्टी स्टेज कंप्रेशन में, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो कंप्रेशन रेशियो इन स्टेज शुड बी सेम, इंटरकूलिंग शुड बी परफेक्ट और वर्क डन इन ईच स्टेज शुड बी सेम। ये तीनों होना चाहिए, तभी जो हम लोग का मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट होगा। ये पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, अब देखिए फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग टू, देखिए इसको याद रखने जरूरत नहीं है ना। इसे रट के जाइए, गलत मार के आइएगा। भाई 12 बोल रहा, रट के जाइएगा, गलत मार के आइएगा। इसमें जो है क्या ध्यान रखना है वो चीज देखिए। हम लोगों ने क्या देखा था, जो प्रेशर यहाँ पे इस तरह से हम लोग देखते हैं। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ एक ब्रीफ के तौर पे। ठीक, ये हम लोग का लो प्रेशर सिलेंडर, ये हम लोग का हाई प्रेशर सिलेंडर। ये क्या है, इंटरकूलर है। इंटरकूलर यहाँ पे जो P1 था हम लोग का और यहाँ पे P2 मिल रहा था, यही P2 हम लोग का यहाँ पे मिल रहा था, और ये P3 है ना। तो P2 जो है इक्वल हो रहा था। P2 हम लोग का इक्वल होता है किस कंडीशन में, एट द आउटलेट ऑफ लो प्रेशर सिलेंडर और इनलेट ऑफ द हाई प्रेशर सिलेंडर। ठीक, बाकी तो इनटेक ऑफ लो प्रेशर में P1 है और डिलीवरी ऑफ द हाई प्रेशर सिलेंडर में P3 है। तो देखिए इसमें कि P2 किस कंडीशन में हम लोग का जो है कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे P2 कांस्टेंट रखा है, देखिए ये P2 कांस्टेंट है हम लोग का, यहाँ पे P1 कांस्टेंट है, ये गलत है। ये P1 इक्वल टू P3 है, तो पूरा गलत है, ये पूरा ही गलत है। तो सिर्फ एक ही नंबर बचता है जो हम लोग का करेक्ट है, जो है P2 बाई P1 इक्वल टू P3 बाई P2। याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, याद रखने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। आइए नेक्स्ट नंबर सेम चीज बोल रहा है 3 स्टेज कंप्रेसर के लिए। अब देखिए, अगर 3 स्टेज कंप्रेसर इसी तरह बना दे हम लोग 1, है ना, यहाँ पर फिर इंटरकूलर यूज करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग एक हाई सिलेंडर देंगे, अगर फिर यहाँ पर इंटरकूलर यूज कर दें और यहाँ पर एक तीसरा जो है यूज करें, तो यहाँ पर जो ये यहाँ पे P1 लिए थे प्रेशर, ये P2, यहाँ भी P2 आया। ठीक, अब ये P3 जो है, यही P3 इसमें जाएगा, यही P3 इसमें जाएगा, तो ये P3 यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे जो मिलेगा P4 मिलेगा। ठीक, तो P2 सेम रहना चाहिए, P3 सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे P2 सेम है और P3 सेम है और P1 P4 आउटलेट है। तो ए नंबर जो है आंख मूंद के करेक्ट है ना, आंख मूंद के सही मारिए, ये ए नंबर करेक्ट है हम लोग का, बाकी जो है रॉन्ग है। ठीक, ये इस तरह से आप जो है बिना मतलब कि याद किए और रटे फटे, है ना, इसको समझ करके, और गलती कभी नहीं होगी, मेरी गारंटी। और रट के जाइएगा तो हमेशा जो है गलत मार के आना है, वो भी मेरा गारंटी है।
ठीक, बहुत कम लोग हैं ध्यान में रख पाते हैं कि वो किसका मल्टीप्लिकेशन था 2, तो इसमें कितना भी स्टेज दे दे आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, इन N1 and N2 are the indices of compression for the first and second stage of compression. The ratio of work done on the first and second stage W1 by W with perfect intercooling is given by, तो B नंबर सिंपली याद रखें W1 by W2 इक्वल टू N1 into N2 minus 1 by N2 into N1 minus 1. फिर 69 नंबर, in a 4 stage compressor बोला, if the pressure at the first and third stage are 1 bar and 16 bar, the delivery pressure at the fourth stage will be. इसके लिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं, जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या, अगर 2 स्टेज कंप्रेशन का बात करें, 2 स्टेज कंप्रेशन का बात करें तो क्या था, P2 by P1 इक्वल टू P3 by P2, या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, P3 by P1 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 स्टेज कंप्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी का अगर और बात करें हम लोग 3 स्टेज कंप्रेशन के लिए तो क्या लिख सकते हैं, 3 स्टेज का भी हम लोग ने देखा प्रेशर का रिलेशन, P2 by P1 इक्वल टू P3 by P2 इक्वल टू P4 by P3, है ना। अगर इसी को देखें P2 P2 P3 P3 कैंसिल, तो लिख सकते हैं इसको P4 by P1 टू द पावर 1 by 3। ठीक, ये हम लोग का 2 स्टेज के लिए हो गया, ये 2 स्टेज के लिए हो गया, और ये हम लोग का हो गया 3 स्टेज के लिए, ये 3 स्टेज के लिए। लेकिन यहाँ पे दिया 4 स्टेज के लिए, तो देखिए 4 स्टेज के लिए एक प्रेशर और हम लोग का बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, P2 by P1 इक्वल टू P3 by P2 इक्वल टू P4 by P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P5 अपॉन P4। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं P5 अपॉन P1 टू द पावर 1 by 4, टू द पावर 1 by 4। ये हो जाएगा हम लोग का 4th स्टेज के लिए, ये हो जाएगा हम लोग का 4th स्टेज के लिए। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये नीचे वाला लास्ट वाला, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को देखना क्या है, 4th स्टेज का। देखिए अगर 4th स्टेज का देखें, अगर 4th स्टेज का हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे 4 स्टेज के लिए क्या था हम लोग का, P2 अपॉन P1 इक्वल टू P3 by P2 इक्वल टू P4 by P3 इक्वल टू P4 by P4। ठीक, हम लोग यहाँ क्या P5 और P1 निकालना है। P1 दिया हुआ है 1 बार, कोई दिक्कत नहीं, P1 दिया हुआ 1 बार, P1 हम लोग का 1 बार दिया हो तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, P5 निकालना जरूरत है। तो यहाँ देखिए P2 से कोई रिलेशन नहीं, इसको हटा देते हैं। हम लोग का 3rd स्टेज का 16 दिया हुआ, 3rd स्टेज का अगर 16 निकाले तो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 256। अगर हम लोग इन दोनों का रिलेशन ले ले, हम लोग किसका रिलेशन ले ले, इन दोनों का रिलेशन ले ले, तो यहाँ से P4 नहीं निकल जाएगा, यहाँ 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P4 by 16। तो P4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा ना। P4 हम लोग का 256 जब निकल गया है, तो यहाँ पे अगर P5 अगर निकालना रहे, अगर यहाँ से हम लोग का P5 निकालना रहे, तो क्या हो जाएगा, जब P4 256 निकलेगा इक्वल टू P5 अपॉन 256 हो जाएगा। इसका मतलब जो है P5 हम लोग का क्या हो जाएगा, 256 इंटू 256। और जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्या हो रहा है हम लोग 4th स्टेज के लिए, P5 by P1 टू द पावर 1 by 4। इसका मतलब क्या है, 256 इंटू 256, अब बाई 1 है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, 1 by 4। तो इसका टू द पावर 1 by 4 निकालिएगा तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 64 बार। क्या हो जाएगा, 64 बार। सी नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, 69 का सी नंबर। थोड़ा ये समझने वाली बात थी, है ना, क्योंकि हम लोगों ने 1 सिंगल स्टेज देखा, 2 स्टेज देखा, 3 स्टेज देखा, ये 4th स्टेज का क्वेश्चन दिया था। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 नंबर। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, compression from P1 to P3 is with perfect intercooling and to pressure losses and no pressure losses। प्रेशर लॉस तो ऐसे परफेक्ट में नहीं होता है, ठीक, लिखने के लिए तो कुछ समझने के लिए आप लोगों को दे दिया। इफ कंप्रेसर इन बोथ द सिलेंडर फॉलो द सेम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA, देन द इंटरमीडिएट प्रेशर P2 इज गिवन है, तो P2 हम लोग का हो जाएगा P1 इंटू P3। क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P1 इंटू P3, चूंकि परफेक्ट इंटरकूलर है और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी हम लोग का सेम है, ठीक।
तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन देखा है ना, सिंगल स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4th स्टेज तक भी हम लोग गए, और वो थोड़ा न्यूमेरिकल जो है हम लोग का थोड़ा समझने वाला दिया हुआ था। ऐसे अगर आप अलग अलग स्टेज का देखें तो वो क्या हो रहा था हम लोग का, P2 बाई P1 टू द पावर 1/2 है ना, जितना स्टेज बढ़ रहा है उसके पावर उतना लगा देंगे, P3 बाई P1 टू द पावर 1/3 है ना, 4th स्टेज के लिए P4 बाई P1 P5 बाई P1 टू द पावर 1/3, इस तरह जो बढ़ता रहेगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो अलग अलग स्टेज से आप कोई भी किसी भी तरह का हम लोग का क्वेश्चन दे तो आप यहाँ से हम लोग का प्रेशर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, और जैसा कि मैंने वहाँ पे आप लोगों को तरीका बताया, वो फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रेशर का रिलेशन में कौन सा ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना 70 नंबर से 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग जो है अपना रिविजन कंटिन्यू रखिए, और भी जो पिछला जो है जो भी मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया उसको भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर भूल जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाती है, फिर उतना रिवीजन करने में वो बहुत ही मतलब कि मगजमारी हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।